नाज़रीन, आम खबर से आपको आगाह करते चलें। आपको बताएं कि नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में अमरीकी रिपब्लिकन रहनुमाओं और सदर ट्रंप के मशीर साजिद तार और नेशनल प्रेस क्लब के प्रोग्राम मीट दी प्रेस से खिताब कर रहे हैं और अमरीकी इंतखाबात और उनके जनूबी एशिया पर मुमकिन असरात और पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। छोटी गवर्नमेंट और टैक्स कट, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा रिसेंट हिस्ट्री में पॉपुलर प्रेसिडेंट थे रेगन, और उनकी टैक्स कट पॉलिसी की वजह से रेगनिज्म इज अ इकोनॉमिक लैंडमार्क फॉर देम। और दूसरी साइड से डेमोक्रेट पार्टी के सबसे ज्यादा पॉपुलर जो प्रेसिडेंट थे रिसेंट हिस्ट्री में बिल क्लिंटन थे, और उसके बाद उनके रिसेंट पॉपुलर जो थे वो बराक ओबामा थे। तो इसके बाद अगला जो इस वक्त स्विंग स्टेट्स पे जाना चाहूँगा। अमेरिका के अंदर जब भी आप वोटर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप जब बनाते हैं 18 साल की एज में, तो उस आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन में ही आपने डिक्लेयर कर देना होता है कि मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन किस पार्टी के साथ है। उसकी बेस के ऊपर जब पूरी स्टेट्स के पॉपुलेशन का पता चल जाता है कि यहाँ पे ज्यादा डेमोक्रेट हैं या रिपब्लिकन हैं, तो फोरकास्ट कर लिया जाता है और उस स्टेट के ऊपर ज्यादा पैसा कैंडिडेट खर्च नहीं करते। स्विंग स्टेट्स के अंदर जहाँ पे तनासब 50-50 की बजाय ऊपर नीचे हो, तो उनको कहा जाता है कि स्विंग स्टेट, ये पेंडुलम की तरह ये स्विंग करती हैं, कभी लेफ्ट चली जाती हैं, कभी राइट आ जाती है। इस वक्त तकरीबन 60 स्टेट्स हैं जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। इस वक्त अगर आप गौर करें तो एक काउंटी है, इसको न्यू हैम्पशायर की काउंटी है, उसको कहा जाता है डोर काउंटी। डोर काउंटी पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि पिछले 6 इलेक्शंस के अंदर उस डोर काउंटी ने जो प्रेसिडेंट उस काउंटी से जीता है वो व्हाइट हाउस जीता है। इसके ऊपर कई हमारे टीवी चैनल्स ने और रिसर्च कंपनियों ने रिसर्च करी। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब सबसे ज़्यादा जोर दे रहे थे इस इलेक्शन में ऑन पेंसिल्वेनिया, जो कि मेरी एडजॉइनिंग स्टेट है। मुझे काफ़ी मौका मिला, बल्कि मैं आने से पहले भी उनके साथ उस स्टेट के अंदर ट्रैवल करता रहा। अब इससे अगला जो मैं जिन टॉपिक्स पे जाना चाहूँगा क्वेश्चन आंसर से पहले, वो सबसे पहले रीग्रुपिंग। आप जिस रीजन में बैठे हैं, दिस रीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पाकिस्तान स्पेशली जियोग्राफिक लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर देखा जाए तो भारत के तनासब से या साउथ एशिया के तनासब से, अफगानिस्तान के हवाले से, आपके दो ईरान के साथ बॉर्डर, इंडिया के साथ बॉर्डर मेक्स यू वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस रीजन के अंदर रीग्रुपिंग हो रही है वो इस तरीके से कि आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। जो एलाइज थे अमेरिकन अपने आप को सेफ नहीं समझते थे। जो फैसले कैंप डेविड में होते थे वो फैसले अब बीजिंग में होते रहे। उसकी एक मिसाल ये है कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने जाकर बीजिंग में सुलह की थी, क्योंकि पैनिक थे। उसके बाद साउथ कोरिया, जापान पैनिक है, नॉर्थ कोरिया से डर रहे हैं, चाइना से डर रहे हैं। नई ग्रुपिंग जो हो रही है, एससीओ को समझा जाता है। वेस्ट किस तरह देखता है एससीओ को? वेस्ट देखता है एससीओ के एंटी नेटो और एंटी वेस्ट एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चाइना यूज करता है, और ब्रिक्स जो है वो रशिया को यूज करता है। तो ये दोनों क्रीज से बाहर निकल के इस वक्त खेल रहे हैं, चाइना और रशिया भी, और भरपूर फायदा उठा रहे हैं वीक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन का मेन फोकस यही था, क्योंकि इस वक्त आपके पास उनके 4 साल मौजूद हैं। उनके बारे में समझा ये जाता है कि ही वाज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट। वो वॉर्स पे बिलीव नहीं करते, वो बिलीव करते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस पे। बार बार उस चीज़ का वो जोर देते रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ईरान के पास इतने पैसे नहीं होने थे कि वो हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करते, और ये जंगें शुरू नहीं होनी थी। दूसरी वो ये बात कहते हैं कि जब फॉल ऑफ काबुल हुआ तो उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने स्टडी किया और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया कि वो यूक्रेन पे चढ़ गए। तो ये सारी चीज़ों का डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन में बार बार इन चीज़ों का इजहार करते हैं कि ही हैज़ अ एबिलिटी टू कंट्रोल दीज लॉज। दूसरा, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट में फ़र्क है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो कि आर्मामेंट्स बुलाते हैं। आपको पता है अमेरिका की मेन इकानमी इज़ building armaments, F-16, F-35 और other bombs, the mother of bombs and everything. So इस वक्त अपहिल बैटल डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए ये है कि जंगों को रोकना है तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और दूसरी इस तरह की जो जगह हैं उनको किस तरीके से उन्होंने ओवरकम विद दिस पॉलिसीज। उससे अगली बात जो मैं जिस टॉपिक पे जाना चाहूँगा कि इस वक्त 3800 किलोमीटर का बॉर्डर है चाइना और इंडिया का आपस में,
تو انہوں نے آپس میں صلح کر لی ہے برکس میں جانے سے پہلے. آپ نے پچھلے عرصے میں اسٹڈی کیا ہوگا کہ ویسٹ واز گیونگ ہارڈ ٹائم ٹو انڈیا تھرو کینیڈا. 5 آئز کنٹریز اور دوسرے ممالک میں جو ریسنٹلی وہ 6 سیپریٹسٹ کو وہ پروموٹ کرتے رہے ہیں وہاں بھی، جس طرح اکارڈنگ ٹو انڈیا 6 انہوں نے اپنے ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکال دیا، بھارت نے بھی اس کو نکال دیا. تو اس وجہ سے اگر دیکھا جائے تو اس ایلیمنٹ نے انڈیا کو فورس کیا کہ وہ پش ہو کے دے ور ٹلٹنگ ٹورڈز چائنا. چائنا کے ساتھ 52 میٹنگز کرنے کے بعد دے کیم ٹو دی ایگریمنٹ آف دی پارٹن. اب اس سے نقصان امریکہ کو کیا ہوگا کہ چائنا انڈیا سے ہٹ کے فوکس کرے گا تائیوان پر. اب اس میں پاکستان کس طرح اپنے آپ کو مزید امپورٹنٹ سمجھے گا، بنائے گا، کس طرح نیگوشیٹ کرے گا، الٹیمیٹلی اٹ ڈیپینڈز آن پاکستان سے گورنمنٹ. But there is an opportunity, either it's a crisis or opportunity. اس سے اگلی بات جس کو میں آج ڈسکس آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، جو میں تیاری کرتا رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ پاکستان ایک آپ کے ریجن میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ریسنٹ ہوا ہے، اور میں خاص کر کے پاکستان کے حوالے سے چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہوں، تو آپ نے پہلے شیخ مجیب الرحمان صاحب کی مثالیں دی جاتی تھیں، پھر اس کے بعد ان کے ریولوشن کی مثالیں. لاہور کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے جو ایک واقعہ ہوا ہے، اس کو بار بار اسٹوڈنٹس کو بنگلہ دیش کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن اٹس اے بگ ایونٹ ہیز ٹیکن پلیس. جی تو ناظرین، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں امریکی ریپبلکن رہنما اور صدر ٹرمپ کے مشیر ساجد طارر نیشنل پریس کلب کے پروگرام میٹ دی پریس سے خطاب کر رہے تھے.